इन्फिनाइट आर्काइव में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय लोकतंत्र की शुरुआत में वापस जाते हैं 1951 टू 52 के पहले आम चुनाव में। पूरे देश में माहौल उल्लासमय था। पहली बार लाखों इंडियंस ने, जिनमें से कई ने पहले कभी वोट नहीं दिया था, उन्हें अपने देश का भविष्य तय करना था। लेकिन इस जश्न के अंदर एक ऐसी कहानी छिपी थी जिससे एक हैरान कर देने वाली सच्चाई सामने आई। पहले चुनाव में भी लोकतंत्र की प्रक्रिया उतनी शुद्ध नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। यह डॉ.बी.आर. अंबेडकर की आश्चर्यजनक चुनावी धांधली के उनके आरोपों और कैसे उनका अनुभव आज की राजनैतिक गलियारों में भी गूंजता है, इसकी कहानी है। इंडिया 1950 में एक नया रिपब्लिक बना था। अंबेडकर के लीडरशिप में बना यह कॉन्स्टिट्यूशन सब लोगों को वोट डालने का हेकी क्यों देता था। अब हर इंडियन, चाहे वह अमीर हो या गरीब, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ायाच, आदमी हो या औरत, सबको वोट डालने का हेतु था। बॉम्बे नॉर्थ सेंट्रल की कॉन्स्टिट्यूएंसी बाकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से अलग थी। उसमें 2 मेंबर होते थे। एक सीट दलितों के लिए रिजर्व थी और एक आम लोगों के लिए। यह सिस्टम शुरुआत के इलेक्शन से चला आ रहा था ताकि यह पक्का हो जाए कि दलितों को भी अपनी बात रखने का मौका मिले। अंबेडकर ने दलितों की पार्टी SCF के लीडर के तौर पर रिजर्व सीट से चुनाव लड़ा। उनके अपोनेंट थे नारायण सड़ोबा काजरोलकर, जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे, और MSG की बात यह कि वह कभी अंबेडकर के पर्सनल असिस्टेंट हुआ करते थे। इससे ज्यादा फिल्मी पॉलिटिकल माहौल हो ही नहीं सकता था। अंबेडकर को पूरा भरोसा था। उन्हें लगता था कि संविधान के मुख्य निर्माता के रूप में उनकी पहचान और दलित अधिकारों के लिए उनके अथक काम ने उन्हें बॉम्बे में बहुत ज्यादा लोगों का समर्थन दिलाएगा। उनका कैंपेन बहुत जोरदार था, लेकिन उसमें गरिमा थी। इसमें संवैधानिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और हाशिए पर पड़े समुदायों के अधिकारों पर जोर दिया गया था। लेकिन कांग्रेस पार्टी की मशीनरी बहुत ताकतवर थी। वह अच्छी तरह से संगठित थी। उसका नेटवर्क बहुत फैला हुआ था और उसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने का सम्मान प्राप्त था। जब नतीजे घोषित हुए तो तुरंत ही सबको झटका लगा। काजरोलकर ने अंबेडकर को करीब 15,000 वोटों से हरा दिया था। 5 जनवरी 1952 को PTI की एक रिपोर्ट में अंबेडकर ने अपने शक को पब्लिकली कहा, बॉम्बे की जनता का इतना बड़ा सपोर्ट इतनी बुरी तरह से गलत कैसे हो सकता है। यह सच में चुनाव आयुक्त के लिए जांच का विषय है। यह सिर्फ निराशा नहीं थी, यह शक था। उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वे मानते थे कि इस प्रोसेस में कुछ गलत हुआ है, बहुत गलत। अंबेडकर ने अंबेडकर सोशलिस्ट पार्टी के अशोक मेहता के साथ मिलकर इलेक्शन कमीशन के सामने एक ऑफिशियल पिटीशन फाइल की, जिसमें उन्होंने इलेक्शन को इनवैलिड घोषित करने की मांग की। उनके दावे सीरियस थे। 74,333 बैलेट पेपर इनवैलिड कर दिए गए और बिना निशान वाले बताकर रिजेक्ट कर दिए गए। किसी भी हिसाब से ये एक बहुत बड़ी संख्या थी, जिससे वोटर एजुकेशन और जानबूझकर की गई हेराफेरी पर सवाल उठते थे। वोटरों को कथित तौर पर एक ही कैंडिडेट को दोनों वोट देने के लिए प्रोत्साहित किया गया, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 63(1) का उल्लंघन था। वोटरों की इच्छा के साथ छेड़छाड़ की पॉसिबिलिटी। ये इशारा था कि ये गड़बड़ियां ऐसे ही नहीं हुई, बल्कि ये किसी अनऑर्गेनाइज्ड इंटरफेरेंस का नतीजा थी। अक्टूबर 1952 में बॉम्बे इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इस मामले की सुनवाई की। अंबेडकर खुद पेश हुए और उन्होंने उसी सटीकता से अपनी दलीलें रखीं जैसे उन्होंने कभी संविधान का मसौदा तैयार करते समय किया था। लेकिन ट्रिब्यूनल ने याचिका खारिज कर दी। निर्णायक सबूत के बिना, जो उन दिनों सीमित रिकॉर्ड कीपिंग और बिना इलेक्ट्रॉनिक ऑडिटिंग के पैदा करना लगभग असंभव था, अनियमितताएं सिर्फ आरोप ही बनी रहीं। अंबेडकर सिर्फ सीट ही नहीं हारे, बल्कि कठोर चुनावी जवाबदेही के लिए एक शुरुआती मिसाल कायम करने का मौका भी गंवा दिया। ये हार सिर्फ एक पर्सनल झटका नहीं थी। अंबेडकर के लिए, जिन्होंने भारत के डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क को डिजाइन किया था, ये एक्सपीरियंस कड़वा रहा होगा। ये देखना कि उन्होंने जिस सिस्टम को बनाने में हेल्प की थी, वो अपनी शुरुआत में ही कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। उन्होंने फिर कभी लोकसभा इलेक्शन नहीं लड़ा। ये घटना इंडियन डेमोक्रेसी की स्टोरी में एक शांत स्कार बन गई, जो इलेक्टोरल ट्रायम्फ के ग्रैंड नैरेटिव से छिप गई। अंबेडकर के शक सिर्फ उनकी हार को लेकर नहीं थे, वे तो पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस की ईमानदारी को लेकर थे। उन्होंने देखा था कि ताकतवर पॉलिटिकल मशीनरी सुधारवादी नेताओं को मात दे सकती है। इलेक्शन के तरीके ऐसे इस्तेमाल हो सकते हैं जिनकी कानून ने कल्पना भी नहीं की थी। निष्पक्षता के लिए बने संस्थान धीमे, सतर्क या बिना किसी पुख्ता सबूत के ठोस कार्रवाई करने को तैयार नहीं हो सकते।
यह एक शुरुआती संकेत था कि भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का विचार हमेशा नाजुक रहेगा, जो मानवीय हेरफेर और संस्थागत जड़ता दोनों के प्रति संवेदनशील है। 70 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है। भारत अब एक महाशक्ति है, जिसमें लगभग 1 अरब रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। टेक्नोलॉजी की वजह से अब बैलेट पेपर की जगह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल होता है। पॉलिटिकल पार्टियां अब रणनीति बनाने, फंड जुटाने और अपनी बात लोगों तक पहुंचाने में और भी ज्यादा माहिर हो गई हैं। फिर भी आरोप आज भी पहले जैसे ही लगते हैं। आज राहुल गांधी जैसे नेता आरोप लगाते हैं कि वोटर लिस्ट में हेरफेर किया जा रहा है, वोट चुराए जा रहे हैं और पूरी चुनावी व्यवस्था का इस्तेमाल कभी कभी लोगों के असली जनादेश को तोड़ने मरोड़ने के लिए किया जाता है। कई लोग इन दावों को महज राजनीतिक बहाना बताकर खारिज कर देते हैं, लेकिन अगर इतिहास ने हमें कुछ सिखाया है तो वो यह है, जो आज सिर्फ राजनीति लगता है वो कल का दस्तावेज में दर्ज सच भी हो सकता है। 1952 में अंबेडकर के अनुभव से हमें पता चलता है कि चुनाव की ईमानदारी पर शक कोई नई बात नहीं है। ये भारतीय लोकतंत्र के डीएनए का ही एक हिस्सा है। इतने सारे लोग ऐसे आरोपों को इतनी जल्दी खारिज क्यों कर देते हैं? इसके 2 आम कारण हैं। ऐतिहासिक विस्मृति। कई लोग बस यह नहीं जानते कि अंबेडकर जैसे लोगों ने भी कभी चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाए थे। इस जागरूकता के बिना आज की शिकायतें सिर्फ अलग थलग शिकायतें लगती हैं। सत्ता का अंधापन। जो लोग मौजूदा व्यवस्था से फायदा उठा रहे हैं वे शायद ही कभी इस सिस्टम की जांच करवाना चाहते हैं। अगर मौजूदा मशीनरी उनके पक्ष में काम करती है तो आलोचकों को हारे हुए कहना आसान हो जाता है। दोनों ही रवैये खतरनाक हैं। वे लोकतांत्रिक सुरक्षा उपायों के धीरे धीरे खत्म होने को सामान्य बनाते हैं। अंबेडकर के समय में चुनावी गड़बड़ियां फिजिकल और विजिबल थीं, जैसे इनवैलिड बैलेट, सस्पिशियस मार्किंग्स और पोलिंग स्टेशन पर डराना धमकाना। आज वे इनविजिबल और डिजिटल हो सकती हैं। ईवीएम छेड़छाड़ के आरोप। जहां चुनाव आयोग अपनी सुरक्षा बनाए रखता है, वहीं संदेहियों का तर्क है कि कोई भी सिस्टम मैनिपुलेशन से परे नहीं है। एल्गोरिथम वोटर रोल में बदलाव। डिजिटल वोटर लिस्ट्स को चुपचाप बदला जा सकता है, जिससे असली वोटर्स हट जाते हैं या बिना प्रॉपर नोटिस के पोलिंग स्टेशंस बदल जाते हैं। डेटा के माध्यम से प्रभाव। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर माइक्रो टारगेटेड पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग वोटर्स के बिहेवियर को चुपचाप बदल सकती है, बिना कोई पेपर ट्रेल छोड़े। कोर प्रॉब्लम वही रही है। यह कैसे सुनिश्चित किया जाए कि हर डाला गया वोट गिना जाए? लेकिन युद्ध का मैदान काउंटिंग टेबल से कोडिंग लैब में शिफ्ट हो गया है। इंस्टीट्यूशंस मैटर करते हैं। 1952 में अंबेडकर ने इलेक्शन कमीशन और बॉम्बे इलेक्शन ट्रिब्यूनल से बात की थी। दोनों ने उनकी बात सुनी, लेकिन किसी ने उनके पक्ष में काम नहीं किया। आज कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ गई है। इलेक्शन पर नजर रखने वाली बॉडीज, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी और कभी कभी तो मीडिया के कुछ हिस्से भी ऐसे केसेस लेने में हिचकिचाते हैं जिससे राजनीतिक भूचाल आ सकता है। इससे एक परेशान करने वाला सवाल उठता है, क्या होता है जब डेमोक्रेसी के रेफरी एक टीम के लिए खेलते हुए दिखते हैं? एक डेमोक्रेसी करप्शन के साथ कुछ टाइम तक चल सकती है, पर बड़े लेवल पर लोगों की उदासी के साथ नहीं। जब वोटर्स को सिस्टम की फेयरनेस से कोई फर्क नहीं पड़ता या वे हेरफेर को बस ऐसा ही होता है मान लेते हैं, तो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर एक खोखला ढांचा बन जाता है। 1952 में अंबेडकर की पिटीशन से कोई बड़ा आंदोलन शुरू नहीं हुआ था। आज सोशल मीडिया का गुस्सा तेजी से भड़कता है, पर उससे भी तेजी से शांत हो जाता है। पैटर्न सेम है, कुछ टाइम का शोर, कोई स्ट्रक्चरल चेंज नहीं। एक लोकतंत्र जो निष्पक्ष प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर बना है, अक्सर अनुचित चुनावों को क्यों बर्दाश्त करता है? इसका जवाब डर और सुविधा के मिश्रण में छिपा है। अस्थिरता का डर। चुनावी धोखाधड़ी की जांच सरकारों को अस्थिर कर सकती है और जनता का विश्वास कम कर सकती है, इसलिए संस्थाएं इससे बचती हैं। पक्षपात पूर्ण लाभ। इतिहास में हर पार्टी को चुनावी खामियों से फायदा हुआ है, जिससे वे उन्हें पूरी तरह से बंद करने में हिचकिचाते हैं। छोटी राजनीतिक याददाश्त। मतदाता तत्काल मुद्दों, नौकरियों, कीमतों, स्थानीय लाभों को प्रणालीगत अखंडता से ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। यह सहनशीलता खतरनाक है। यह एक संदेश देता है कि नियमों को मोड़ा जा सकता है यदि परिणाम पर्याप्त रूप से लोकप्रिय हो। अंबेडकर की लाइफ मार्जिनलाइज्ड लोगों को कानून, एजुकेशन और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के जरिए एम्पावर करने में लगी थी। उनकी हार उन हालातों में जिन्हें वो अनमायानते थे, सिर्फ एक पर्सनल लॉस से कहीं ज्यादा थी। ये एक सिग्नल था कि बेस्ट कानून भी डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते अगर कल्चर चुनावी प्रक्रिया को वैल्यू नहीं देता। ये एक वार्निंग है
जिसे हमने कई दशकों से इग्नोर किया है। और हर बार जब हम इसे इग्नोर करते हैं, हम मैनिपुलेशन के नॉर्मलाइजेशन में एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं। ये सिर्फ भारत की प्रॉब्लम नहीं है। दुनिया भर में डेमोक्रेसीज चोरी हुए इलेक्शंस, वोटर सप्रेशन और इंस्टीट्यूशनल बायस के आरोपों से जूझती है। फर्क ये है कि देश कैसे जवाब देते हैं। कुछ देश इंडिपेंडेंट ऑडिट्स करते हैं, दूसरे जैसे 1952 में इंडिया पेटिशंस को डिसमिस करके आगे बढ़ जाते हैं। नतीजा वही कंट्रोवर्सीज जनरेशन दर जनरेशन रिपीट होती रहती है। अंबेडकर की हार से लेकर आज के झगड़ों तक सबक साफ है। पारदर्शिता सबसे पहले। कोई भी संस्था अपनी इज्जत के पीछे नहीं छिपनी चाहिए। हर आरोप की खुले तौर पर जांच होनी चाहिए। जनता की जागरूकता, लोगों को साफ सुथरे चुनाव की मांग करनी चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी को फायदा हो। स्वतंत्र निगरानी, चुनाव की निगरानी पर किसी भी तरह का राजनैतिक दबाव नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र कोई तोहफा नहीं है जो हमें एक बार मिलता है। यह एक जिम्मेदारी है जिसे हमें हर दिन निभाना है। 1952 में अंबेडकर ने इसे बचाने की कोशिश की और वे नाकाम रहे। वह नाकामी आज भी हमारे साथ है। जब आज के नेता चुनावी धांधली की बात करते हैं तो हम उनकी राजनीति पर बहस कर सकते हैं, लेकिन हमें उस चिंता के पीछे के सिद्धांत को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसा करना हमारे लोकतंत्र की नींव को धोखा देना होगा। पहले चुनाव ने हमें आजादी की आवाज दी। अगर हम हेर फेर से इसे चुप होने देंगे तो उन लोगों का बलिदान बेकार हो जाएगा जिन्होंने इस गणतंत्र को बनाया, संविधान बनाने वालों से लेकर स्वतंत्र भारत के पहले मतदाताओं तक। ये इन्फिनिट आर्काइव है। इतिहास बोलता है। सवाल ये है, क्या हम सुन रहे हैं?